Hello everyone, welcome to Success Classes. I'm Gaurav Soin and I'm back with a very important concept that is normal distribution and calculation of Z value. है ना, ये हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट फॉर PhD एंट्रेंस एग्जाम, फॉर नेट JRF पेपर 1, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और वो सारे सब्जेक्ट्स जिसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ जी वैल्यू को समझना कि कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट तो हम काफ़ी हद तक जानते हैं और यहाँ पे हम लोग उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी समझने वाले, बिकॉज इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू अ रिसर्च एंड फॉर दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस इन द ईयर 1809, है ना, इसीलिए इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि कार्ल फ्रेडरिच गॉस लेके आए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने ये डेवलप किया था। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता किस लिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमको बताता है हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कहाँ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिकॉज यहाँ पे हम बात ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आएगा। ये जो मैंने अभी फैक्ट बोला है आई एम गोइंग टू प्रूव दिस ऑल्सो। सो आपको इतना समझना है कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हमको बताता है कि जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कैसे हम लोग उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मैंने स्टार्ट ही किया एक क्वेश्चन के साथ और इसका सॉल्यूशन आई होप मैं आप लोग को लास्ट तक बता दूंगा। चलिए आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि वी आर गोइंग टू हैव सम नॉलेज अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ऑलवेज बेल शेप्ड, है ना, बेल शेप्ड होता है। पहले तो मैं आप लोग को उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ बेल शेप्ड का। ये है बेल शेप्ड, और अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड, अगर मैं इसकी बात करूं इसकी शेप की, जैसे बोला है तो ये बेल शेप्ड ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज़ अ बेल शेप्ड कर्व, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मैंने आपको पहले इसका फिगर बता दिया है जिससे यू कैन कनेक्ट इट फास्टर। चलिए आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑल इक्वल, है ना। जैसे कि हम लोग ने बताया ये आपको ब्लू कलर का जो बेल शेप नज़र आ रहा है, इसमें ये कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है मीन, और जहाँ पे मीन कट कर रहा है वहाँ मीन, मीडियन और मोड इक्वल है, और जब इसे कट करता है तो ये दोनों पार्ट्स को इक्वली बांट देता है। ठीक है, तो पहले हमको पता चला कि इसका जो शेप है ये बेल शेप्ड है। दूसरी चीज़ मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। कहाँ पे वो स्टैंड करता है ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ मीन, यहाँ पे स्टैंड करता है मीन। ठीक है, और ये कट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो एक प्रॉपर्टी बेल शेप्ड होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं, और ये कट करता है दोनों को इक्वल पार्ट्स में, इसीलिए इसे सिमेट्रिकल बोला जाता है। इसीलिए इसे बोला जाता है सिमेट्रिकल। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल एट द सेंटर बिकॉज ये कट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टोटल वैल्यू अंडर कर्व इज़ 1। ये टोटल जो वैल्यू है आपको आगे जाके पता चलेगा, वैसे मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो मीन होता है इसकी वैल्यू होती है 0, मीन की वैल्यू होती है 0 और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो टोटल कवर है, जो टोटल एरिया कवर किया है दैट इज़ इक्वल्स टू 1, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डिवीजन। ये आपको पता चलेगा, अभी आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल आपको कर्व नज़र आ रहा है ये, तो एंटायर कर्व जो आपको नज़र आ रहा है ये इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम आगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1। टोटल प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी 1 ही होती है, आगे जाकर के आपने कितने सारी कैलकुलेशंस किए हैं, जैसे कि वी हैव यूज्ड प्रोबेबिलिटी इन कैपिटल बजटिंग एज वेल, जिसमें हम लोगों ने टोटल करके हमेशा उसका जो टोटल है वो 1 ही आता है। नेक्स्ट नेवर टचेज एक्स एक्सिस कॉल्ड असिम्प्टोटिक। अब यहाँ पे जरा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कर्व में 1 सेकेंड, इस पर्टिकुलर कर्व में ये एक्सेस को टच नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को, नेवर टच द एक्स एक्सेस। ठीक है, ये होता है असिम्प्टोटिक। अब यहाँ पे चलिए ठीक है, सब बताना तो ये सब चीज़ें तो मुझे बुक में भी मिल जाती हैं, क्या अलग है यहाँ पे हम सब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं सिमेट्रिकल में और असिम्प्टोटिक में, है ना। कई बार हम लोग सिमेट्रिकल को असिमेट्रिकल समझ लेते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और कई बार हम अनसिम्प्टोटिक को सिम्प्टोटिक समझ लेते हैं, सिम्प्टोटिक समझ लेते हैं। आपकी याद करने की अगर ताकत अच्छी है तो अच्छी बात है, बाकी मेरे पास एक ट्रिक भी है कैसे आपको ये याद रहेगा। चलिए समझते हैं। असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोटिक इज को हम बना देते हैं आसिम, है ना। आसिम रियाज आप सब जानते होंगे, इज़ अ कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस जो अभी रिसेंट टेलीकास्ट हुआ है।
इसने क्या किया था, ये फाइनल तक पहुंचा था पर अनफॉर्चुनेटली ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा पाया। ट्रॉफी जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला लेके चला गया। तो नेवर टच द एक्स एक्सिस, मतलब आसिम ट्रॉफी को टच नहीं कर पाया। तो आपको ये याद हो जाएगा, हमेशा कभी भी आप असिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल, असिम्प्टोटिक को सिम्प्टोटिक, ये सब में कन्फ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा। मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता था जब दिखता है आइडेंटिकल वर्ड्स है ना काफ़ी, है ना, सिम्प्टोटिक, सिमेट्रिकल, असिम्प्टोटिक, है ना, असिमेट्रिकल। आगे जाकर के स्क्यूड वगैरह में हम असिमेट्रिकल भी समझेंगे तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो पहले ही मैंने आपको उसको क्लियर कर दिया है कि आसिम ट्रॉफी को टच नहीं कर पाया। इट मीन्स द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज असिम्प्टोटिक एंड इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट है क्वार्टाइल्स जो होती हैं। क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंस। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम 3 भाग में कट करते हैं, 1 2 3, तो इसके 4 पार्ट्स बन जाते हैं और ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। साथ साथ में मैं रब भी करते रहता हूँ बिकॉज ये कर्व हमें बहुत यूज़ होगा आगे। चलो आगे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ से मैं लिखे रहने देता हूँ, मैं याद रहेगा आपको। नेक्स्ट इज यूनी मॉडल, ये बताने की जरूरत नहीं। यूनी मॉडल होता है, पैरामीटर्स 2 होते हैं, मैं बता चुका हूँ। मीन की वैल्यू होती है 0, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होती है 1। 2 ही हैं तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल है ये जो दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ये दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन। और स्टैंडर्ड डिवीजन जो रहता है इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू, है ना। ये बताऊंगा मैं आपको कि डिविएट कैसे होता है और किस तरीके से अपन डिविएशन को कवर करते हैं। इतना बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता है इट्स मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड ये हमको बताता है कि मीन से हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी दूर है और कितना डाटा उसके अंदर समा रहा है। ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मोर स्कैटर्ड हाई स्टैंडर्ड डिविएशन, चलिए अब मैं समझा ही देता हूँ आपको जिससे कन्फ्यूजन बिल्कुल जो है वो दूर हो जाए। पहला हम लोगों ने क्या टॉपिक समझा, पहला हमने ये समझा कि स्टैंडर्ड डिवीजन से मीन से कितना दूर है स्टैंडर्ड डिवीजन, ये हमें बताता है। अब जैसे कि ये है, चलिए मैं बता देता हूँ, ये है आपका मीन, ये है +-1 स्टैंडर्ड डिवीजन। दूर है, कितना दूर है, ये दूर है। सपोज़ यहाँ पे मैं एक मिड वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ये इतना दूर है सिर्फ, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि अपना जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इतने एरिया में आएंगे, सिर्फ इतने एरिया में। जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो फॉल करेंगे इतने एरिया में। मतलब टोटल जो आपका पॉपुलेशन है उसमें 68.3% ऑफ डाटा इसके अंदर आ रहा है +-1 स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर। ये कॉन्सेप्ट समझो आप। आपका क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा और क्लियर हो जाएगा उससे। इतना आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो आपके पास पॉपुलेशन है उसमें 68.3% ऑफ डाटा। सपोज आगे जाकर के आपको ब्लड प्रेशर, आपको ये जानना है कितने लोग का ब्लड प्रेशर इतना इसके बीच में है, हाइट इसके बीच में है, IQ इसके बीच में है, तो इसके बीच में कितने लोग हैं, है ना, आपको ये जानना है। तो आपको पता चल गया। अब अगर आपका मीन स्टैंडर्ड डिवीजन से प्लस, अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन मीन से +-1 स्टैंडर्ड डिवीजन है, इट मीन्स 68.3% ऑफ डाटा है। इसकी हम यहाँ पे कुछ वो भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई वैल्यू पे साइन कर सकते हैं। सपोज आगे जाकर के क्वेश्चन आएगा एक, मैं आपको बताऊंगा, इतनी जल्दी अपन नहीं इसको क्रिएट करते। इतना समझ में आ गया आप लोग को कि जो आपका टोटल जो ऑब्जर्वेशन है इट विल फॉल अंडर दिस एरिया ओनली, ठीक है। और कितना है पॉपुलेशन का पार्ट, 68.3% ऑफ परसेंटेज ऑफ डाटा इसके अंदर फॉल करता है। अब अगर अपन नेक्स्ट की बात करें, कलर चेंज, नेक्स्ट है ग्रीन कलर ले लेते हैं। अगर सपोज आपका मीन, आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो मीन से +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन है, मतलब इतना इतना है अगर, है ना। इस केस में क्या होगा, अगर इतना है तो हम उस केस में कोशिश करेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है, उसमें आ रही है इतनी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ तक, ठीक है। ये +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन है, मतलब 95.5, ये छुप गया है यहाँ पे। 95.5% ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है, डाटा है टोटल पॉपुलेशन का, वो इसके बीच में आ रहा है, फॉल कर रहा है। अब ऐसे हम कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं येलो कलर। जैसे कि अगर आपका टोटल पॉपुलेशन, अगर आपका जो मीन है वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है 0 वैल्यू पे, स्टैंडर्ड डिवीजन +-3 स्टैंडर्ड डिवीजन है, मतलब आप कितना सारा डाटा आपका, मतलब अप्रॉक्स 99, अगर मैं इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 99.7% ऑफ डाटा इसके अंदर फॉल कर रहा है अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन +-3 स्टैंडर्ड डिवीजन है। क्लियर हो गया आपको। तो ये इस तरीके से हमने अभी समझ लिया कि कैसे ये जो मतलब क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ तो लिया हमने। इसका ये है 68, 95, क्या 68.3 टोटल आपके यहाँ 2 पैरामीटर होंगे। ये आगे क्वेश्चन आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कितनी दूर है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन मीन से। चलिए आ जाते हैं अब अपन आगे।
एम्पेरिकल रूल यहाँ फॉलो करते हैं हम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एम्पेरिकल रूल ये याद होना चाहिए। शैबे शैबे जो है हम आगे जा करके पढ़ेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं शैबे शैबे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कंपेरिजन मैंने कर दिया, एम्पेरिकल रूल जो है वो यहाँ यूज़ होता है, और इट अलाउज यू टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूज दैट फॉल विद इन सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द मेन। कितनी ऑब्जर्वेशन, कितना डाटा फॉल कर रहे हैं, ये एम्पेरिकल वैल्यू बताता है। एम्पेरिकल वैल्यू भी मैंने आगे कवर किया हुआ है, बने रहिए। ये समझा दिया मैंने आपको। जी स्कोर जो है इसके बारे में अपन समझते हैं। जी स्कोर को समझने से पहले मैं आपको एक हाईलाइट देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका वो याद कर लीजिए, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, जी स्कोर। इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि उस न्यूमेरिकल के बाद ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जी स्कोर इज इक्वल्स टू रॉ स्कोर माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता क्या है, अगर अपन बात करें जी स्कोर की, तो जी स्कोर जो रहता है ये आपको ये वैल्यू को स्टैंडर्डाइज कर देता है। कोई चीज़ स्टैंडर्डाइज कर देती है। सपोज मानिए मैं कोई एग्ज़ाम ले रहा हूँ, उसमें ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए का जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का है, बी का है 50 का, सी का है 60 का। क्या कंपैरिजन हो पाएगा यहाँ पे? आपने तो किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड माना ही नहीं है, नहीं कंपेरिजन कर पाओगे यहाँ पे आप, ठीक है। तो जी वैल्यू जो होती है ये कंपैरिजन करने में मदद करती है, एक स्टैंडर्डाइज कर देते हैं डाटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। रिलेटिव क्या करता है, स्टैंडर्डाइज कर देता है। इन दी सेम वे यहाँ पे भी ये स्टैंडर्डाइज कर देता है। कैसे लिखा हुआ है देखिए, ऑब्जर्वेशन फॉर रिलेटिव टू एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैंडर्डाइज कर देता है कि टोटल पॉपुलेशन जो कि 100% है, उतने में से ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ फॉल कर रहा है। हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया था ना, परसेंटेज के फॉर्म में कर दिया था ना, 68 पॉइंट हम लोग ने किया था, 3%, 95.5, 99.7। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर दिया ना, स्टैंडर्ड क्या है 100%, ठीक है। तो हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं जिससे हमको पता चले कि कंपैरिजन करने में हमें आसानी हो जाए। स्टैंडर्ड स्केल एनेबल्स यू टू कंपेयर ऑब्जर्वेशन दैट वुड अदरवाइज भी डिफिकल्ट। कंपैरिजन करने में मुश्किल हो जाता है, अभी दिखता डिफिकल्ट हो रहा है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। पर अगर अपन इसको स्टैंडर्डाइज कर दें, परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो हम उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव जी स्कोर का, और इसे कहते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज standardization. It will allow you to compare the observation, calculate probabilities across different population. ये probability वाला concept आगे समझेंगे, और ये हमको use होता है for comparison and to make our data standardized. इसलिए हमने रॉ स्कोर लिया हुआ है, माइनस मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, और ये आगे जाकर के कंपेरिजन में आसान हो जाएगा हमें। चलिए, ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है। सपोज, ऊपर ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, सपोज दैट IQ स्कोर हैव अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 100 एंड अ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 15। स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल ये होता है, यहाँ लिख लो 15। कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क सा ले लेता हूँ मैं, और मीन कितना है 100, तो यहाँ ले लिया अपन ने 100। वट परसेंटेज ऑफ पीपल शुड हैव एन IQ स्कोर बिटवीन 85 एंड 115। तो 85, ये देखिए पता चल गया आपको, 85 एंड 115। कितने ऐसे लोग हैं जिनका जो 85 और 115 के बीच में इनका IQ जो है वो फॉल कर रहा है, आ रहे हैं इन है ना स्केल के बीच में आ रहे हैं। इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये उसको कैलकुलेट कर लिया 15, और मीन है इसका 100। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या था जेड स्कोर का, यहाँ लिख देता हूँ, जेड, यहाँ जी स्कोर भी आप इसे बोल सकते हो। जी स्कोर इज इक्वल्स टू रॉ स्कोर माइनस मीन, है ना, ये म्यू से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब कैसे इसे कैलकुलेट करना है, सपोज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आपका फर्स्ट वाला, है ना, सपोज मैं इतना पोर्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले फ्रॉम दिस, नहीं कि नेगेटिव हो गया ना, ये जीरो है तो यहाँ का नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें आपकी रॉ स्कोर कितना है 85 माइनस मीन कितना है 100 100 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका 15, यहाँ लिख दिया आपने 15, ठीक है। अब इसको अपन ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। हमने इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, तो 85 माइनस 100 किया तो आया आपका -15 अपॉन 15, विच मीन्स यहाँ पे है -1.00। 0.00 ले रहे हैं, इसका आगे जा करके आपको महत्व समझ में आएगा। तो यहाँ पे आंसर आया है इतने, जो डाटा है ये जो 100 से 85 के बीच में अपन ने जी वैल्यू निकाली है, दैट इज़ -1.00। इन दी सेम वे हम निकाल लेते हैं इसकी भी, इधर की भी निकाल लेते हैं हम, है ना। ये भी सेम रहेगी ना, सेम कैसे रहेगी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे वैसे तो मैं एक नेक्स्ट पेज भी लेके आया हूँ, चलिए वहीं कर लेते हैं अपन। ये नेक्स्ट पेज में लेके आया था, मुझे पता था ये कम पड़ जाएगा। सेट स्कोर इज इक्वल्स टू
एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीशन। यहाँ पे कितना था 115 था, अब माइनस 100 अपॉन 15, यहाँ आया इसका 15 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1, पॉजिटिव में 0 0। तो ये आ गया अपना किसका, इस पार्ट का आ गया है ना, पॉजिटिव पार्ट का अपना यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया, अपने फॉर्मूला पुट किया। अब -1.00 आ रहा है रेड वाले पार्ट का और 1.00 पॉजिटिव में आ रहा है ग्रीन वाले पार्ट का। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू, ये टेबल है, इसमें हम इसकी वैल्यू देखेंगे। और टेबल कहाँ है हमारा, क्या है 1.00 है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये 00 जो पॉइंट के बाद आ रहा है वो ये है, और जो पॉइंट से पहले आ रहा है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है हमारा और 0.00 मतलब वैल्यू है 0.3413। ये टेबल है जो आपको दिया होगा, ठीक है। हमारा पता चल गया वैल्यू कितना है 0.3413, ठीक है। ये आपको पता चल गया, यहाँ हमने पॉइंट के बाद वाली, यहाँ पॉइंट से पहले वाली। चलिए याद कर लेते हैं 0.3413। तो यहाँ पे आ गए अपन, यहाँ पे है आपका कौन सा कलर लें, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ इतना पार्ट है आपका जो है, दैट इज़ हमने जो टेबल से निकाला 0.3413, और यहाँ का पार्ट है, इतना पार्ट भी है 0.3413, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब हम कर देंगे इन दोनों को ऐड। तो यहाँ पे हम ऐड किया 0.3413, 0.3413 कितना आ रहा है, इसको प्लस करके, इसको प्लस करके आ रहा है, दूसरा कलर लेने कोई, ये ले लेते हैं, आया 0.6826। इनको ऐड किया तो आया 0.6826, और ये बन गया आपका 68.26%। स्टैंडर्ड हो गया है ना। मतलब हम जितने लोगों का IQ स्कोर 85 से 115 के बीच में है, वो कितने परसेंट हैं, 68.26% लोग हैं जिनका IQ लेवल 85 से 115 के बीच में है। मीन है आपका 100, स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 15। क्लियर। तो हमने Z वैल्यू और यहाँ Z वैल्यू जिसे अपन कहते हैं वो सीख लिया, ठीक है। ओके अब आ जाते हैं एम्पेरिकल रूल। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा। एम्पेरिकल रूल बताता है यही चीज़ है ना, ये बताता है आपको, दिस प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ एम्पेरिकल रूल विच डिस्क्राइब्स द परसेंटेज ऑफ डाटा दैट फॉल्स विद इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन फ्रॉम द मीन फॉर बेल शेप्ड कर्व। कितनी दूर है आपका, कितना समा रहा है आपका, कितना डाटा आया, कितना ऑब्जर्वेशन फॉल कर रहा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये बताता है आपका एम्पेरिकल रूल। अब रूल है तो कुछ ना कुछ रूल तो होगा, तो ये रूल है आपका है ना। प्लस माइनस ही बता चुका हूँ आपको, मैंने एक उसमें कर दिया। +-1 था तो कितना था, 68 था। +- 2 स्टैंडर्ड डिवीजन था, अगर मीन से 2 स्टैंडर्ड डिवीजन +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर है तो आ गया आपका 95%, और 3 है तो आपका हो गया 99.7%। यही होता है एम्पेरिकल रूल, और ये लगता है आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या समझा, हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट समझे, हम लोगों ने Z वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, और एम्पेरिकल रूल क्या होता है ये भी अपन ने सीख लिया। और ये हमको बताता है हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कितनी दूर है मीन से। Thank you so much for your patience, for your appearance and for your presence also. So ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे videos. Thank you so much. Have a very nice day ahead.